Okay, friends, welcome to this lecture. आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लैंड रिफॉर्म्स। जीएस 3 का पोर्शन है। ओके, आज कल में 2 क्लास में करके लैंड रिफॉर्म्स आपका कंप्लीट करा देंगे। लैंड रिफॉर्म्स उसका हिस्ट्री देखेंगे, किस टाइप से ये लेक्चर डिवाइडेड है उसको एक बार आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। ओके, लैंड रिफॉर्म्स, एक चीज बताओगे, रिफॉर्म्स कब करते हैं? वाई डू वी डू रिफॉर्म्स एंड व्हेन डू वी डू रिफॉर्म्स? आई थिंक यू गाइस कैन टेल मी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी चीज में अगर आप मेजर्स सजेस्ट कर रहे हो या रिफॉर्म्स, जब क्योंकि प्रॉब्लम होती है ना, किसी चीज में प्रॉब्लम है तभी ना उसका रिफॉर्म्स होता है। इफ अ सिस्टम इज रनिंग फ्लॉलेसली, इफ अ सिस्टम इफ अ सिस्टम इज रनिंग फ्लॉलेसली, तो इसका मतलब है तभी ना हमें उसमें चाहिए। अब सपोज वी हैव अ कास्ट सिस्टम, उसमें बोले भाई कास्ट सिस्टम को रिफॉर्म करना है, हमें इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। इसका मतलब कास्ट सिस्टम या इंडियन सोसाइटी में कुछ दिक्कत थी तभी ना उसको रिफॉर्म करना है, राइट? सो द थिंग इज दैट वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट द हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसे उस पे सोशोलॉजिकल कंडीशन, ओके, या सोशियो इकोनॉमिक एंड ओके एंड कास्ट फैक्टर्स कैसे लैंड यूज पैटर्न पे काम किया था। और उसके थ्रू वी विल रियलाइज दैट व्हाई द लैंड रिफॉर्म्स वेयर नेसेसरी। ओके, व्हाई दी land reforms were became necessary. Okay, so that's why what we need to study here is that first we will study about the historical pattern, then we will study what was the situation during independence 1947 में कैसा सिचुएशन था, और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस what were the steps that were taken. then we will study about the objectives कि क्या किस ऑब्जेक्टिव से किया गया था लैंड रिफॉर्म्स, राइट? उसके बाद क्या पढ़ेंगे? न्यू जनरेशन लैंड रिफॉर्म। देखो, लैंड रिफॉर्म जो 1951 में किया था नेहरू जी ने, सभी को पता है, शंकरी प्रसाद केस, राइट टू प्रॉपर्टी, एवरीबडी नोज दिस, राइट टू प्रॉपर्टी वाला केस, शंकरी प्रसाद केस 1951। तो उस समय क्या था, नेहरू जी जब आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वांटेड टू डू लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ही वांटेड टू पुट लैंड सीलिंग, okay, individual agricultural land holding pe he wanted to put a ceiling. So the zamindars, they went to the supreme court, the zamindar lobby, and who were the zamindar lobby wo bhi dekhenge. Okay, we will study about the british system कि कैसे ब्रिटिश ने एक सिस्टम बनाया जो एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था। ओके, व्हाट डू यू वांट, विश मी टू रिपीट, क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? Okay, so we will study all these things, and then we will study about the new generation land reforms, because what the land reform in 1951 was, it cannot be the same in 2023. Okay, who wanted reforms? Uska answer hai the people wanted reforms. Okay, because only a small elites owned majority of the land, a small elite, okay, owned majority of the land. Which domain it falls? It falls explicitly in the GS3 domain. It falls, this land reforms is given as a keyword in your GS3 syllabus. Okay, GS3 के सिलेबस में, ओके, GS3 के सिलेबस में ये एक, ओके, ये एक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, लेकिन इसको आप लिंक कर सकते हो GS1 इंडियन सोसाइटी के साथ भी, poverty and associated issue में, how land reforms, okay, basically led to the eradication of poverty in certain regions. Then GS2 गवर्नेंस से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। यूपीएससी हैज बिकम वेरी डायनामिक, वी ऑल नो दिस, हम सभी को पता है कि यूपीएससी कैसे, इट्स प्लेइंग अ वेरी डायनामिक गेम, सो इट कैन आस्क एनीवेयर। मे बी आपको जो लैंड रिफॉर्म्स अभी पढ़ोगे उसको आप एसए में टॉपिक आ जाए, यू नेवर नो ना। it's a land reform is something which, it's a topic which is in vogue हमेशा से, ठीक है, हमेशा रहता है। Now let us see what is land reform. How do you define land reform? Okay, because you will need a definition whenever you are asked. Okay, so land reform hai, it is a set of initiatives aimed at redistributing. It is a very important word, redistributing land ownership from the perspective of social justice, economic necessity, and
एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या बोला है कि लैंड रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं? लैंड रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है सोशल जस्टिस का पर्सपेक्टिव, देयर इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस, देयर इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी, यस, and then there is a perspective of agrarian transformation, and each perspective is more important than the other। मतलब ये तीनों जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके, इक्वली इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ओके। yes, the zamindari system was a deeply entrenched system, and the first thing, one of the first things that the government of India did after getting independence was the abolition of zamindari, ओके। यहां पर देखो सोशल जस्टिस का पर्सपेक्टिव क्यों है, बिकॉज हमारे जो रीजन है, हमारा जो कंट्री है, वहां पर कास्ट बेस्ड ओनरशिप इज प्रोमिनेंट। तो कास्ट सिस्टम जो है इट्स अ वेरी वेरी इट्स अ हाईली क्लोज्ड ग्रुप, जिस एक एक्सक्लूशनरी ग्रुप है। कास्ट होता क्या है? इट्स एन एक्सक्लूशनरी ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, अ हायरार्किकल क्लोज्ड ग्रुप जिसमें एंट्री एग्जिट बहुत मुश्किल है, ओके। सो इफ यू विल सी, social justice becomes important because of the caste based land ownership। majority population majority population जो है, they were majority population जो है, they were landless, okay, and that was because of the caste system। अब यहां पर एक चीज बताओ, caste is what? Caste is an ascribed status, yes or no? And what is an ascribed status? Caste is an ascribed status, matlab it is assigned at birth। You don't have, okay, as a Hindu, as an Indian, you as an Indian Hindu, you don't have the basically you don't have a choice कि आप किस कास्ट में बर्थ आपका रहता है। तो इज इट अ फेयर पैरामीटर, is it a fair parameter for me to be owning land, for me to be owning land based on the caste I am born in? If I am born in one family, I do not have access to land or the resources it gives, and if I am born in a certain community or caste, I have access to unlimited land, okay? Is it a fair, okay, is it a fair thing? So social justice का perspective becomes important। दूसरा है इकोनॉमिक नेसेसिटी। इकोनॉमिक नेसेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज प्रोडक्टिविटी जो है दैट वाज वेरी लेस। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? इंडियन लैंड का जो पर्सपेक्टिव है, लैंड कंसोलिडेशन है, उसका जो पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो एक्चुअली में इंडिया का जो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके पीछे का रीजन क्या है एंड व्हाई लैंड फ्रैगमेंटेशन नाउ हैज हैपेंड? पहले लैंड कंसोलिडेशन वाज अ प्रॉब्लम इंडिया में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। लैंड कंसोलिडेशन बाय फ्यू पीपल वाज अ प्रॉब्लम। आज के डेट में इन दी पुअरर स्टेट्स लैंड फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? लैंड फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम, ओके। तो उसके बीच में जो बैलेंस है वो हमें खोजना था, वो हम खोज नहीं पाए, ओके, बिकॉज per capita land productivity is one of the lowest in the world। चाइना का हमसे कहीं गुना ज्यादा लैंड प्रोडक्टिविटी है। दे आर एबल टू extract 4 to 5 times more than what we are able to extract in some regions of China। The number goes as high as 13x, मतलब 13 गुना ज्यादा, 13 times more they are able to produce from 1 hectare of land than what an Indian can produce, ओके। उसके पीछे देन दैट्स व्हाई इकोनॉमिक नेसेसिटी को डिस्कस करना इट बिकम्स इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। अब थर्ड आ जाता है एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज लैंड जो है इज फर्टाइल, लैंड इज लाइफ, लैंड गिव्स लाइफ। मतलब आप उस पर कुछ उगाओगे, इफ यू विल ग्रो समथिंग ऑन द लैंड, इट इज गोइंग टू
ओके, स्प्राउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड, इसका मतलब खाना आप उगा सकते हो। लेकिन अगर किसी किसी लोग के पास, ओके, ओनली फ्यू पीपल हैव द एक्सेस टू लैंड, तो उसमें क्या होता है, नॉट एवरी वन कैन यूज द लैंड फॉर सबसिस्टेंस, नॉट एवरी वन कैन सबसिस्ट इफ दे डोंट हैव एक्सेस टू लैंड। मतलब ऐसे समझो कि सपोज एक आदमी है पूरे विलेज में, वन पर्सन ओन्स ऑल द लैंड, so he will use only part of the land, okay, he is going to use only part of the land for his own needs, and rest of the land is going to stay barren, it is not going to be irrigated, it is not going to be, okay, basically plowed, उसमें plowing नहीं होगा, उस पे irrigation नहीं होगा, why, because that one person, he is content, okay, with doing farming on, okay, some space of the land, but rest of the village, they do not have access to this land. तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म का एसेंस क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म, इट इज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पीपल हु हैव इट टू पीपल हु डोंट हैव इट, ओके। सो यहां पर जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो जाता है, ओके, व्हेन वंस यू गिव land to the people who don't have it, they can do subsistence farming, okay, they can grow crops, they are able to grow crops, they are able to subsist themselves, they are not dependent, okay, they are not dependent on anyone, and they can have a life of dignity. तो डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए, ओके, आपको ये देखना है। यस, 9th शेड्यूल जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज डन। अब यहां पर देखो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जमींदारी, रियोटवारी और महलवारी। व्हाट आर दीज 3 सिस्टम्स? तो मैं बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में बताता हूं, इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग हिस्ट्री की क्लास में करेंगे, ओके। जमींदारी क्या था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 by a person named Cornwallis, and Cornwallis, okay, he was basically the governor general of the East India Company in India, okay, and Cornwallis ने जमींदारी सिस्टम पे क्या किया था, 20 years के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद द लैंड ओनर कास्ट, जनरली द ठाकुर्स। ठाकुर कास्ट होती थी बंगाल और आपके बेसिकली बिहार वाले रीजन में, ओडिशा वाले रीजन में, और वहां पर ठाकुर्स के साथ who were the land owning community, they used to get into a 20-year 2 decade long contract, और 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उनको क्या बोला जाता था कि द ठाकुर्स हैड द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड दे हैड टू पे, ओके, दे हैड टू पे 9/10 of the produce, okay, 9/10 of the produce to the English East India Company, and 1/10 अपने पास रख सकते थे। So this was the system, it was a very very basic system, जहां पर ठाकुर जो थे उनको बोला गया कि यू कीप द कंट्रोल ऑफ द लैंड, ओके, यू कीप द कंट्रोल ऑफ द लैंड, और आप क्या करना है, आपको लैंड को आप कंट्रोल में रखो, लेकिन हमें 9/10 ऑफ द प्रोड्यूस ईआईसी को एज अ टैक्स या ट्रिब्यूट आपको देना होगा। और ये अज्यूम किया गया, प्रॉब्लम यहां क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम, ओके, नहीं, लोगों से नहीं दिया था, उन्होंने बोला कि हम तुम पे मर्सी कर रहे हैं, ओके, हम तुम पे मर्सी कर रहे हैं, यू कैन कीप योर लैंड्स, हम तुमसे लैंड नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें 9/10 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब सपोज एक्स क्वांटिटी का प्रोड्यूस अगर होगा तो उसका 9/10 बाई एक्स आपको देना पड़ेगा ईआईसी को, और 1/10 आप रख सकते हो, ओके, x/10 आप रख सकते हो, और 9x/10 आपको ईआईसी को देना होगा, ओके, 90% समझ लो, यस, 90% had to be given to the, that's the better way to say, okay, 9/10 by x is a retarded way to say things, anyways. So यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, what was the problem with the, what was the problem here? The problem was the English East India Company assumed, the East India Company assumed that the zamindars are going to
The zamindars, they are going to put investments in the land. उनको लगा कि भाई 1/10 का लालच अगर हम दे देंगे कि दैट यू कैन कीप द 1/10 प्रोड्यूस, इफ यू कैन कीप द 1/10 प्रोड्यूस, अगर हम उसका लालच दे देंगे तो जमींदार्स विल डू इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, दे आर गोइंग टू डू इन्वेस्टमेंट इन अदर थिंग्स, एंड दे विल ट्राई कि उनका जो 1/10 है उसका भी शेयर बड़ा हो. But this was not there. Rather, what the zamindar did was put pressure, was put pressure, okay, put pressure on the peasants जो कि बेगार करते थे या जो कि लैंडलेस वर्कर्स थे, उनपे ज्यादा प्रेशर देने लगे, उनको बोलने लगे कि तुमको और ज्यादा देना है, बिकॉज मेरा जो 1/10 है, मेरा जो 1/10 है, इट शुड बी बिग. और rather than investing and then generating more profits and then generating more, basically more revenues, what they did was they started putting pressure on the peasants. फिर peasants क्या करके छोड़ के भागने लगे, and they started going away because pressure was so high. और फैमिन्स वगैरह जब आता था, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ फैमिन, सभी को पता है हमारे यहाँ फैमिन्स बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो जमींदार्स दे डिड नॉट यूज टू हेल्प द पीजेंट्स एंड दे डिड नॉट यूज टू गिव अ ब्रेक. Neither the EIC, English East India Company, used to give a break during famines, nor the zamindars used to give a break. Okay, उनको क्या कहते थे कि नहीं, I don't care if it is a famine, तो हम अगर 10 बोरी तुमसे चाहिए तो मुझे 10 बोरी मिलना चाहिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू फ्लॉग यू, अदरवाइज आई एम गोइंग टू बीट यू अप, ओके, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक अवे योर आई एम गोइंग टू फायर यू और टेक अवे योर लैंड. Okay, so this was basically why the zamindari system led to a collapse of agricultural productivity in North India. So उसको काउंटरएक्ट करने के लिए दो नए सिस्टम को बनाया गया, एक था रियोटवारी, रियोटवारी, और एक था महलवारी. So this zamindari system was more prevalent in East UP, Bihar, Bengal, Odisha area. रियोट, अब फिर क्या हुआ कि people like Holt Mackenzie, there was a person called Holt Mackenzie, and then there were people from Madras presidency who saw what happened in North India, and they said कि यार ये जमींदार वाला सिस्टम ठीक नहीं है, this zamindari system is not that good, so rather what we are going to do, we are going to do रियोटवारी. रियोटवारी का मतलब क्या है? रियोट्स का मतलब होता है पीजेंट्स. रियोट का मतलब क्या होता है दोस्त? व्हाट डज रियोट मीन्स? रियोटवारी में रियोट का मतलब क्या होता है? रियोट मतलब पीजेंट्स होता है. तो हम इसमें बेसिकली पीजेंट से डायरेक्टली डील करेंगे. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मिडलमैन जो जमींदार था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इन द सेंस बंगाल वाले रीजन में जो मिडलमैन का कंसेप्ट था जमींदार का, उसको कट करके EIC यूज्ड टू कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड द पीजेंट्स दे यूज्ड टू, ओके, पीजेंट्स में क्या होता था, एक तरीके से एक बंदे को पॉइंट बना दिया जाता था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी डील करती थी. सो सपोज देयर वेर अ ग्रुप ऑफ पीजेंट्स एंड देन देयर वाज दिस पर्सन, okay, who was made the representatives of the peasant who had to deal with the East India Company, and this representation का जो position होता था, it was a very prestigious position because it came with certain control over the produce. It came with sort of a control over how produce was collected. So that person, okay, who was the point of contact, basically who was the point of contact between the ryots, that is the peasants, and the English East India Company agents. So he became sort of a mini zamindar. He started behaving like a micro zamindar. Okay, उसमें भी थोड़ा सा वो आ गया. So that arrogance also came in it. So लेकिन रियोटवारी जो था, it was mildly more successful. It was mildly more successful than the zamindari system because जो ऑपरेसिव जमींदार थे उनको कट आउट कर दिया गया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली, ऑलमोस्ट डायरेक्टली पीजेंट्स के साथ कांटेक्ट में आ गई. यहां पर अब एक और सिस्टम क्या आया, महलवारी. व्हाट इज महलवारी? सो महल मींस, रियोट्स का मतलब होता है क्या, पीजेंट्स, और महल का मतलब क्या होता है? महल का मतलब होता है विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस. ओके, विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो यहां पर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इट यूज टू डायरेक्टली डील विथ विलेजेस. ओके, इट यूज टू
डायरेक्टली डील विथ विलेजेस, और विलेज के जो सरदार होते थे, या जो सरपंच होते थे, या जो प्रधान होते थे, उनसे कलेक्ट करती थी। ओके, या 20 विलेजेस का ग्रुप होता था, 20 से 25 विलेजेस का ग्रुप होता था, और वो एक जगह पे कलेक्ट अपना सारा जो टैक्सेस होता था विच दे ओड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पर कलेक्ट करती थी, एंड दे यूज टू गिव टू द ईआईसी एजेंट्स। तो किसी को डाउट है इन तीनों में? Do you guys have any doubt in Ryotwari, Mahalwari and the Zamindari system? Mahalwari was a Mahal means group, village or a group of village. So the East EIC used to deal with villages directly. In the Ryotwari system, EIC used to deal with peasants directly or a group of peasants. And in the Zamindari system, EIC used to collect taxes through a middleman known as the Zamindar or landlord. और जमींदारी सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया? ड्यू टू समथिंग कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। मतलब the landlord, they did not made any investments in the land, in the irrigation facilities, in anything, and this led to, okay, this led to the collapse of the zamindari system, because the total productivity, it came horribly down within 25 years. 20 से 25 साल, 1793 से लेके 1820 तक, द लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, मतलब जिस एरिया में बंगाल वाला रीजन है, वहां पर प्रोडक्टिविटी हॉरिबली कम हो गया था। ओके, ओके, 10th 11th was a share, not 9th 10th. Okay, so 10th 11th was the, as per, okay, as per SK, I think he is saying 10th 11th was the share and 1th 11th was the share of zamindar. Okay, चलो ये ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तीनों आपको समझ में आ गए? ओके, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो सभी को पता है कि 1947 में क्या सिस्टम था। ओके, जमींदारी सिस्टम वाज देयर। ओके, एंड हॉच पॉच, टोटल हॉच पॉच था, एंड इन मेनी एरियाज दी सम फ्यू एलीट कास्ट पीपल, दे हेल्ड अ लॉट ऑफ लैंड्स। ओके, जो लैंड ओनरशिप था, इट वाज स्क्यूड, इट वाज स्क्यूड इन फेवर ऑफ फ्यू एलिट्स। ओके, सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था लैंड रिफॉर्म्स का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट वाज टू अबॉलिश लैंड, ओके, फ्यूडल लैंड ओनरशिप, फ्यूडल लैंड ओनरशिप। ओके, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना टू दी लैंडलेस एंड मार्जिनलाइज्ड। यहां पर प्रॉब्लम क्या आई? जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने इसको अपना पेट प्रोजेक्ट, इसको क्या बना दिया? अपना पेट प्रोजेक्ट बनाया। ओके, ही वांटेड टू मेक दिस एज इज फर्स्ट प्रोजेक्ट। होता है ना, हर प्राइम मिनिस्टर का पेट प्रोजेक्ट होता है। जैसे मोदी जी का क्या है? जनधन योजना। मोदी जी का क्या है? ये आपका आत्मनिर्भर भारत, आपका बेसिकली मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। दीज आर दी पेट प्रोजेक्ट्स। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर दी पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। उसी तरीके से नेहरू जी का पहला पेट प्रोजेक्ट क्या था? दिस वाज द लैंड रिफॉर्म्स। ओके, लैंड रिफॉर्म्स वाज द वेरी फर्स्ट पेट प्रोजेक्ट ऑफ नेहरू जी। ठीक है, सो इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन इट केम इनटू द फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी का प्रोविजन दे दिया। तो व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग ऑफ लैंड, ओके, व्हेन ही स्टार्टेड टेकिंग द लैंड फ्रॉम द जमींदार्स एंड द एलिट्स, so the elites and the zamindars, they use this article 19 का प्रोविजन, आर्टिकल 19 के प्रोविजन को यूज करके what they did was basically they asked, okay, they went to the supreme court, and सबसे एक फेमस केस आया था शंकरी प्रसाद केस। ओके, तो शंकरी प्रसाद केस में बेसिकली जो जमींदार लॉबी थी, इट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इट सेड दैट ओके, वट एवर नेहरू जी इज डूइंग, टेकिंग away our land, okay, taking away our land, so that is actually illegal under article 19। okay, that is illegal under article 19। उसी के रिएक्शन में उन्होंने क्या किया? नेहरू जी ने बनाया शेड्यूल 9। ओके,
शेड्यूल 9 में था क्या बेसिकली, शेड्यूल 9 जो था उसमें बेसिकली उन्होंने पुट किया, ओके, दे स्टार्टेड पुटिंग all the laws that he deemed necessary or it would be immune to judicial review. उसके साथ साथ, ओके, उसके साथ साथ देयर वाज अ लॉट ऑफ पुशबैक एज वेल. आपने सुना होगा देयर वाज दिस पार्टी कॉल्ड द स्वतंत्र पार्टी. तो स्वतंत्र पार्टी जो लैंडलॉर्ड लॉबी थी, उसने बहुत सारे एंटी कांग्रेस पार्टीज को फंड करना स्टार्ट कर दिया. ओके, बहुत सारे एंटी कांग्रेस फंड को, पार्टीज को, और दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग डिफरेंट पार्टीज. तो स्वतंत्र पार्टी करके एक पार्टी आई थी, इट वाज अ प्रो कैपिटलिस्ट, एंटी सोशलिस्ट बेसिकली एक पार्टी थी. और उसमें दे स्टार्टेड फंडिंग इट, दे स्टार्टेड प्रॉपिंग इट अप, और बेसिकली बेसिकली दे स्टार्टेड पुशिंग बैक. तो ये पुशबैक था, वायलेंट पुशबैक उतना नहीं था. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स में. अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी सबसे पहले ये था. तो इसमें जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशमेंट, ओके, जमींदारी सिस्टम का abolishment was seen here, and it was aimed to remove feudal lords and intermediaries like the zamindars and the jagirdars who traditionally collected rent from the actual tillers of the land. तो इसमें बेसिकली टिलर्स को ओनरशिप देने के लिए, ओके, टिलर्स को क्या करना है, ओनरशिप हमें दिलवाना है. ओके, दिस वाज द मेन फोकस. इट ट्रांसफर्ड ओनरशिप, ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे बेसिकली ट्रांसफरेंस ऑफ ओनरशिप हुआ था directly to the tillers or the actual cultivators, eliminating the exploitative layers that existed between the state and the farmer. और exploitative layer कौन था, intermediary था. the zamindar was the exploitative, okay, layer. ठीक है. देन टीनेंसी रिफॉर्म्स. ओके, टीनेंसी रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि जो टीनेंट्स थे, टीनेंट्स कौन थे बेसिकली, सी, लैंड ओनरशिप वाज कंसंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द फ्यू. लेकिन वो इतना लैंड होता था दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ लैंड ओनर, ओके, फॉर अ लैंड ओनर, बताता हूं मैं, रुक जाओ. फॉर अ लैंड ओनर टू टिल ऑल द लैंड्स, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ लैंड ओनर, कि इतना उसके पास लैंड होता था एक पर्टिकुलर आदमी के पास, दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बेसिकली टिल और यूटिलाइज ऑल द लैंड. तो वो क्या करता था कि टीनेंट्स को दे देता था, लैंडलेस टीनेंट्स. क्या उनको बोलते थे, लैंडलेस टीनेंट्स बोलते थे. एंड फॉर जेनरेशंस, सालों साल, डेकेड अपॉन डेकेड, दीज पीपल यूज टू बेसिकली इन सारे एरियाज में, दीज पीपल they used to do what, okay, they used to do farming. और उसमें क्या होता था कि इसमें जो है मेजॉरिटी, सपोज 5 भाग में बांटा जाता था, जो भी प्रोड्यूस वो टीनेंट्स जो है, लैंडलेस टीनेंट्स प्रोड्यूस करते थे, उसमें से 4/5 जमींदार को दे देते थे हु यूज्ड टू ओन द लैंड, और 1/5 अपने पास रखते थे. इन सर्टेन रीजन इससे भी खराब हालत थी, ओके, इससे भी कम जो था वो टीनेंट्स रख पाते थे. उसके वजह से क्या होता था, जेनरेशनल पोवर्टी, नो सिक्योर, ओके, नो सिक्योर मींस ऑफ इनकम. इसमें होता क्या था कि अगर मान लो कि एक खराब सीजन आता था, तो जो जमींदार होता था, ही यूज टू रिप्लेस, ओके, ही यूज टू रिप्लेस द टीनेंट विथ अदर पर्सन. और वो कहता था तुम मुझे पैसा प्रॉपर नहीं देता है, ओके, यू आर डूइंग चीटिंग, आप चीटिंग करते हो, इसीलिए तुम यहां से जाओ, एंड आई एम आपके जगह मैं किसी और को ला रहा हूं. तो इसके वजह से क्या होता था, द टीनेंट वाज पुश्ड इनटू जेनरेशनल पॉवर्टी. तो व्हेन द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर, ओके, फर्स्ट तो उसने ये किया कि जो टीनेंट्स थे, जो मल्टी जेनरेशन से, बहुत सारे जेनरेशन से लैंड पे, ओके, बेसिकली लैंड पे they were doing farming as tenants but not as owners. तो उनको टीनेंसी को ओनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए दे ट्राइड, ओके. अब ये कैसे हुआ था इसको बताता हूं मैं. तो सबसे पहले लैंड सीलिंग एक्ट, ओके, देयर वाज दिस समथिंग कॉल्ड द लैंड सीलिंग एक्ट वाज पास्ड, जिसमें क्या था कि इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग पे, ओके, इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग पे एक सीलिंग लगाएगी कि आप पर्टिकुलर एकड़ से ज्यादा, पर्टिकुलर हेक्टेयर से, बीघा से ज्यादा आप लैंड ओन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ओन लैंड. और इसके चलते वी सॉ फॉर दैट ब्रीफ पीरियड, जैसे ही ये लॉ पास हुआ, वी सॉ पीपल ट्रांसफरिंग लैंड टू देयर सन्स
daughters, daughter-in-law, ओके, देयर वाइव्स, स्पाउस, ओके। उसके बाद सरकार क्या बोली कि देखो हमें समझ में आ गया है, ओके, समझ में, ओके, बेसिकली हमें समझ में आ गया व्हाट यू आर डूइंग। तो उसने क्या किया कि दे सेड कि अब हम ये करेंगे कि ये हम एक पूरे फैमिली पे लगा देंगे, ओके, वी आर गोइंग टू पुट वन सिंगल फैमिली, उस पे हम लैंड सीलिंग लगाने जाएंगे। सो इसके वजह से लॉट मेनी जमींदार्स दे स्टार्टेड लॉबिंग, ओके, वो क्या करने लगे, डिफरेंट एंटी कांग्रेस फ्रंट्स को, और बेसिकली दे स्टार्टेड पेइंग फॉर लॉयर्स, ओके, टू फ्लड द सुप्रीम कोर्ट विथ पिटिशंस, okay, all right, to flood the supreme court and the lower courts with petitions against this order, okay। yes, the zamindar lobbies, मतलब जो अर्स्टवाइल जमींदार थे, अर्स्टवाइल जमींदार, ओके, देखो जमींदारी खत्म हो गई थी ना, जमींदारी, अब स्टेट जो था इट वाज नो लॉन्गर डीलिंग विद द जमींदार्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, द स्टेट वाज नो लॉन्गर डीलिंग विद द जमींदार्स, ओके। उसने कहा कि जमींदारी अबॉलिश है, लेकिन जमींदार के पास अभी भी लैंड ओनरशिप था ना, दे स्टिल हैड द लैंड ओनरशिप, यस और नो, ये चीज समझे, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? जमींदार्स हैड द लैंड, बट द स्टेट वाज नो लॉन्गर ट्रीटिंग देम एज इंटरमीडियरी, द स्टेट वाज नो लॉन्गर ट्रीटिंग देम एज एन इंटरमीडियरी, बिकॉज जो स्टेट कर रहा था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ओके। जमींदार को बिल्कुल फायदा होता, ओके, जमींदार को अब वो 9/10 या जो अभी 10/11, यस 10/11 जो देना था सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो देना ही नहीं है, ओके। देन इसमें क्या था, टीनेंसी रिफॉर्म्स में कुछ थे, उसमें से एक प्रोविजन था डीड राइट्स का। उसमें क्या बोला गया ट्रांसफर ऑफ डीड राइट्स में, कि अगर आप मल्टीपल जनरेशन से प्रूव कर सकते हो, मल्टीपल जनरेशन से आप अगर कोई लैंड को टिल कर रहे हो, तो आपका उस पर कुछ हक बनता है, ओके, सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट लैंड यू हैव द ओनरशिप राइट ऑन, द जमींदार माइट हैव सम राइट, बट यू ऑल्सो, सिंस मल्टी जनरेशन से आपका उस पर खून पसीना लगा हुआ है उस लैंड पे, तो आपको भी कुछ राइट मिलेगा। दूसरी चीज क्या थी, रेगुलेशन ऑफ रेंट, दिस वाज बेसिकली डन सो दैट एक फेयर, एक बेसिकली एक फेयर अपने मन से जो जमींदार है वो लैंड का जो रेंट है वो नहीं बढ़ाए, बिकॉज यू नीड अ फेयर रेंट स्कीम। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फैमिन, ये हमने बता दिया, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फैमिन, तो वी नीड अ फेयर रेंट स्कीम। नहीं तो क्या होगा, फॉर डेज, जब उतना बढ़िया, ओके, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन द एल नीनो ला नीना फेनोमेना, एवरीबडी नो दिस, और हमारा जो मॉनसून है बड़ा फिक्कल है, वी आर अ वेरी फिक्कल मॉनसून। तो उसके लिए क्या होता है कि यू नीड अ फेयर रेंट, ताकि जो टीनेंट है वो वर्स्ट केस के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सके अपने आप को। इसके लिए रेंट जो है, ओके, रेंट कंट्रोल, रेंट रेगुलेशन, इसका प्रोविजन भी लाया गया। देन राइट टू परचेज, इन सम केसेस राइट टू परचेज भी लाया गया, दैट द टीनेंट अगर उसके पास इनफ पैसा है मार्केट रेट पे, ओके, मार्केट रेट पे वो परचेज कर सकता है, ओके, दिस वाज एन ऑटोमेटिक परचेज। किसी किसी स्टेट में इस प्रोविजन को लाया गया दैट इफ द टीनेंट इज ऑफरिंग यू एज अ लैंडलॉर्ड the market rate of the land, okay, then automatically he will have the right to purchase, because he has been tilling that land for generations, okay। ये चीज आपको समझ में आई? अभी तक कोई डाउट किसी को, किसी भी तरीके का डाउट, जस्ट आस्क मी एंड आई एम गोइंग टू रिपीट दैट। एनीवन, एनी डाउट? ओके, देन सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर बेसिकली एक मैक्सिमम लिमिट लाया गया था, ओके। व्हाट आई सेड वाज राइट टू परचेज, उसको मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें है दैट सपोज यू आर टिलिंग अ लैंड एज अ टीनेंट, ओके, एज अ टीनेंट, एज अ शेयर क्रॉपर, एज अ बगरदार, ओके, बारगरदार, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से टीनेंट्स को बुलाया जाता है। सो बेसिकली आप अगर मल्टीपल जनरेशन से लैंड को टिल कर रहे हो, तो सम स्टेट्स दे केम अप विद देयर ओन लॉज, जिसमें ये था कि अगर आप लैंडलॉर्ड को, इफ यू प्रेजेंटेड विद द मार्केट रेट ऑफ द लैंड,
जहां पर लैंडलॉर्ड को आप बोल रहे हो कि ये लो जी पैसा, दिस इज द मार्केट रेट, ओके, देन ऑटोमेटिक परचेज हो जाता था। ओके, दिस वुड ट्रिगर समथिंग कॉल्ड द ऑटोमेटिक परचेज। तो ये प्रोविजन कहीं कहीं केसेस में भी हमें देखने को मिला था। जमींदार बेसिकली मना नहीं कर सकता था अगर आप प्रूफ दिखा देते कि मल्टीपल जनरेशन से, ओके, यू आर टिलिंग दैट लैंड, ओके। उसके साथ कहीं कहीं पे ये भी था कि अगर मल्टीपल जनरेशन से आप उसको टिल कर रहे हो तो यू हैड, ओके, परसेंटेज ओनरशिप राइट्स। आज भी आपको पता है एक बात, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की भी बात है। इफ यू हैव प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर आप टीनेंट्स आपके घर पे 20 से 25 साल से रह रहे हैं, कोई भी ऐसा होता है ना किसी किसी के केस में कि आपका घर है, अपना पुश्तैनी घर है, और टीनेंट्स उस पे 20 से 25 साल तक रह रहे हैं, दे आर पेइंग द रेंट, तो द कोर्ट कैन रूल दैट द टीनेंट्स हैव बिकम पार्ट ओनर्स। नहीं, निकालने का बात नहीं है, दे बिकम पार्ट ओनर्स, एंड दिस इज एक्चुअली टीनेंट्स एक्ट में प्रोविजन है that if they are living continuously for 20 25 30 years, so they have contributed to the making cost of the house, ऐसा बोला जाता है, to the making cost and the value of the house, so they become part owners, okay, they tenants become part owner, all right। तो इसीलिए if you have tenants okay, who are staying for a very long time, so उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, okay, and this is a very socialist policy per se। Then sealing on land holdings, that you can only hold lands, okay, you can only hold lands for a certain duration, और उसके उससे ज्यादा, सपोज x एकड़ से ज्यादा, नॉट सर्टेन ड्यूरेशन बट x एकड़ से ज्यादा, सर्टेन एकड़ से ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते हो। और फैमिली पे भी लगा था ये। पहले क्या हुआ, इंडिविजुअल्स पे लगा, ओके, पहले क्या था, इंडिविजुअल्स पे लगा, तो पीपल स्टार्टेड नेमिंग देयर प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ देयर चिल्ड्रन, स्पाउस, एंड देयर पेरेंट्स, एंड देयर इन लॉज, सबको बांटने लगे, अपने नौकर उसके नाम पे डालने लगे। ये जब सरकार को पता चली, ओके, मामा, ओके, मामा मामा के नाम पे भी ठीक है, ये जब बात सरकार को पता चली तो फैमिली के नाम पे, ओके, फैमिली के नाम पे नहीं, कास्ट वाइज नहीं था, इट वाज नॉट कास्ट वाइज, ओके, इट वाज बेसिकली इंडिविजुअल वाइज। अब फैमिली के नाम पे करने लगे। सो एक कंसेप्ट आपको पता होगा HUF का, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली सेटिंग। HUF का जब इनकम टैक्स भरते हो ना, या इनकम टैक्स अगर कभी आपने भरा है या फॉर्म भरा है कभी इनकम पैन कार्ड के लिए, तो वहां पर पूछता है व्हाट काइंड ऑफ अ टैक्स पेयर आर यू, तो HUF का कंसेप्ट होता है। तो HUF के पास थोड़ा सा ज्यादा लीवे है, ओके, HUF के पास थोड़ा सा ज्यादा लीवे है, तो इंडिविजुअल सीलिंग है, देर इज एन इंडिविजुअल सीलिंग, एज एन इंडिविजुअल आप कितना लैंड ओन कर सकते हो। देन देर इज समथिंग कॉल्ड द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हो, इफ यू आर लिविंग अंडर अ जॉइंट फैमिली एज अ वन सिंगल यूनिट, और एज अ विथ अ पैट्रियार्क जो कंट्रोल कर रहा है पूरे फैमिली को, ओके, तब आप क्लेम कर सकते हो सम रिलैक्सेशन, ओके, यू कैन क्लेम सम रिलैक्सेशन ऑन द लैंड सीलिंग दैट इज इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल। मे बी इंडिविजुअल पे सपोन एक्स एकड़ का इम्पोजिशन है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास X+Y का है, ओके, वट एवर द लिमिट इज, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दे गेट सम लीवे। लेकिन अगर आप फैमिली ऐसा सोच रहे हो कि यू विल हैव thousands of acres of land, okay, you will have thousands of acres of land, and you will divide that among your family member and get away, तो वो possible नहीं है। as a family also there is a limit that you can own, okay। और द एक्सेस लैंड जो था, सपोज आपका जो लैंड था वो सीलिंग के अंदर आ गया, 25 एकड़ है सपोज, उसके बाद जो 26वां एकड़ है या 27वां एकड़ है वो बांट दिया गया लैंडलेस पीजेंट्स और स्मॉल फार्मर्स को। सो दिस हैड अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट, और बहुत सारे जो लैंड ओनर्स हैं, बहुत सारे जो लैंड ओनर्स हैं, दे वेंट टू द कोर्ट, काफी ज्यादा लफड़ा हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी का मैटर था, बिकॉज ओके, इफ यू आर सेइंग दैट वी हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, okay, we have the right to property, and how can you take away our property? तो नेहरू जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, ओके, आर्टिकल शेड्यूल 9 लेके आए, एंड ही पुट द लॉ concerning the land reforms in schedule 9, and he said that this is immune from judicial review। but finally जो कोर्ट है, it woke up in 2007 actually, 2007 में कोर्ट ने एक केस था आयर सीलो का, आयर सीलो का केस था, तो आयर सीलो के केस में क्या बोला,
IR सीलो के केस में ये बोला गया दैट जो शेड्यूल 9 में भी जितने भी लॉज जाएंगे, ओके, इट विल बी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. ओके, so the goal was to reduce disparity in land ownership and distribute land more equitably among people. लेकिन दो ही स्टेट थे जहां पर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काम आ आया, बाकी स्टेट में नहीं आ पाया. एंड द स्टेट्स वेयर केरला एंड बंगाल. उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है बोथ स्टेट्स में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी which was much more motivated, which was much more motivated. Okay, judicial review got retrospective powers. नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव पावर तो नहीं है, लेकिन बट यू नो दिस फैक्ट ना कि आर्टिकल 129 के हिसाब से अगर आप देखो या 215 के हिसाब से देखो, सो बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट? इफ दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, इफ दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो it means that they can, okay, look into their own judgment retrospectively. Okay, they can look into their own judgments retrospectively. तो IR सीलो के बाद जितने भी केस थे, since they became, okay, no longer, okay, they became no longer uh, immune from judicial review, since basic structure का concept हो गया था by that time. तो उसमें हुआ क्या? ओके, हुआ क्या, IR सीलो वाले में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, तो IR सीलो के बाद जितने भी पुराने लॉज हैं, इफ यू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क इट टू लुक इनटू इट, तो यू विल हैव अ चांस कि कोर्ट जो है वो अग्री कर जाएगा. Okay, consolidation of holdings. So it was aimed at consolidating small and fragmented land holdings into a single larger and more viable unit. So this is also, now this is talking about an economic feature and an agrarian feature. यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आपको मैं केस स्टडी बताता हूं बिहार का. बिहार में देयर इज अ हाईएस्ट पर कैपिटा लैंड फ्रैगमेंटेशन. बिहार में क्या है? बिहार में हाईएस्ट पर कैपिटा लैंड फ्रैगमेंटेशन है. इसके वजह से कोई भी इंडस्ट्री को हेडेक हो जाता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ओनर्स टू अ पीस ऑफ लैंड. वाई पंजाब इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड green revolution? Why did it happen? The green revolution, why did it happen in the Punjab and the Haryana belt? Because वहां पर land consolidation was successful. बड़ी जमीन होती है, per capita land holding is greater, whereas in Bihar, if a company wants to set up, say, 100-acre campus or an industry, so it has to talk to 150 different people, because Bihar में लैंड होल्डिंग जो है बहुत फ्रैगमेंटेड है. ओके, पूरे गांव से, बेसिकली पूरे गांव से बात करना होता है ना. उसके वजह से नो कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन बिहार, नो कंपनी, बिकॉज इट बिकम्स अ हेडेक. That's why the government is also, Bihar government is also, very unsuccessful to a larger extent in creating a viable land bank for industries. लैंड बैंक क्या होता है? गवर्नमेंट अपने पैसे से लैंड परचेज करती है फॉर इंडस्ट्रीज टू कम एंड डायरेक्टली परचेज फ्रॉम इट. कि आपको हेडेक नहीं लेना है प्राइवेट प्लेयर से बात करने का, आप डायरेक्टली हमारे पास आइए, सरकार के लैंड बैंक से हम आपको लैंड देंगे. लेकिन बिहार गवर्नमेंट खुद इज अनसक्सेसफुल. ओके, खुद इज अनसक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ लैंड बैंक. ओके, एंड दैट इज वन प्रॉब्लम. उसको हटाने के लिए मल्टीपल स्टेट्स में ये कवायद चली लैंड बैंक बनाने की, कंसोलिडेशन करने की. ओके, और फ्रैगमेंटेशन यही प्रॉब्लम देता है कि बड़े लैंड पे प्रोडक्टिविटी भी आपकी हाई रहती है, लेकिन छोटे लैंड पे, सिंस देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर ओनर ऑफ स्मॉल प्लॉट, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी डाउन चली जाती है. तो यहां पर पीपल को बेसिकली क्या किया गया? उनको एक तरीके से मोटिवेट किया गया दैट आइदर यू कम टुगेदर, मल्टीपल पीपल कम टुगेदर, दे यूनिफाई योर लैंड्स, और वहां पर आप एग्रीकल्चर करो एंड देन यू डिवाइड द प्रॉफिट्स. और आप क्या करो कि एक लैंड बैंक बनाओ, इंडिविजुअल सारे आके, बहुत सारे मल्टीपल इंडिविजुअल्स, दैट यू कम टुगेदर, यू मेक अ लैंड बैंक, और उसको सरकार परचेज कर लेगी.
तो ये जो चीज है, बिहार जैसे जो थोड़ा सा जो डेवलपिंग या बैकवर्ड स्टेट है, वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बिकॉज एक और प्रॉब्लम क्या है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में, दैट लैंड इज अ not a commodity like the western industrialized world. Land is a emotional statement. Land has an emotional attachment. Okay, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है. पीपल डोंट वांट टू लेट गो ऑफ देयर लैंड बिकॉज इंडिया इज नॉट एन अर्बनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी. आज भी हमारा एक मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, एंड रूरल एरियाज में लैंड इज सीन एज अ यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसी से आपको क्रॉप्स मिलता है. अग्रेरियन सोसाइटी है, अग्रेरियन कल्चर है हमारा. तो लैंड के साथ एक अनहेल्दी अटैचमेंट है कि अगर लैंड चला जाएगा तो मेरा स्टेटस चला जाएगा, है ना. ओके, उसके बाद एक और रेवोल्यूशन था कोऑपरेटिव फार्मिंग का. कोऑपरेटिव फार्मिंग इज जस्ट लाइक कलेक्टिवाइजेशन दैट वाज सीन इन यूएसएसआर. लेकिन कलेक्टिवाइजेशन में क्या था? कलेक्टिवाइजेशन में लैंड ओनरशिप ले विद दी, हु वाज द लैंड ओनर? द स्टेट. और पीजेंट्स जो थे, दे वर लैंडलेस एंड दे यूज्ड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ द स्टेट. लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या है? द लैंड ओनर रिमेन द इंडिविजुअल. वो बेसिकली कर क्या रहा है? दे आर जस्ट पूलिंग देयर लैंड. ओके, दे आर डूइंग व्हाट? दे आर जस्ट पूलिंग देयर लैंड और उस पे काम कर रहा है. सो एक ये भी रेवोल्यूशन था कोऑपरेटिव फार्मिंग का, बिकॉज फ्रैगमेंटेड लैंड्स पे जो खेती होती है, फ्रैगमेंटेड लैंड्स पे खेती बहुत ही कम, ओके, बहुत ही कम पैदावार देती है. इट गिव्स अ वेरी लेस आउटपुट. ओके, देन लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आज भी अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स दे डेट बैक टू द 18th एंड द 19th सेंचुरी, and people rely on that record to stake claims. Okay, people rely on those records to stake claims. Okay, and this land record modernization ये कैसे हो रहा है? This is done through digitization, using drones, using GPS, digitization of patwari and the tehsildar records, drones, GPS, or using new generation softwares for mapping, न्यू जनरेशन मैपिंग सॉफ्टवेयर. और इसी को बोलते हैं न्यू जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स. इससे क्या होता है? जो डिस्प्यूट्स होता है वो सेटल हो जाता है. प्रॉब्लम क्या है? इफ यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द लोअर कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, देयर आर केसेस विच आर 150 प्लस ईयर ओल्ड. in certain areas, in certain lower courts, there are cases which are 150 plus year old. Okay, और वो they are disputes of lands only, the dispute related to land. Okay, then there is land use reforms also. So these reforms, they focus on optimizing land use according to the potential, ensuring sustainable agricultural practices. आप जैसे वहां पर जो लैंड है, मैंने आपको बताया था, चाइना के सर्टेन रीजन्स में 13 टाइम्स मोर प्रोडक्टिविटी होती है इंडिया के कंपैरिजन में. पर एकड़ द चाइनीज आर एबल टू एक्सट्रैक्ट 13 अप टू 13 टाइम्स मोर प्रोड्यूस देन व्हाट इंडियंस आर डूइंग. So we need new generation. Okay, we need new generation land reforms. Okay, we need new generation land use patterns. We need new generation, basically we need to use new generation technologies. तो ये भी एक टाइप का रेवोल्यूशन है, ये भी एक टाइप का लैंड रिफॉर्म्स है. तो आई टोल्ड यू अबाउट 7 different types of land reforms. Any doubt that you guys might have? Any doubt that you guys might have? No? Okay, सो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखें तो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने देख लिया, महलवारी, रियोटवारी, जमींदारी. सो इट वाज अ वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, जिसके थ्रू जो प्रोडक्टिविटी है वो विद इन डेकेड्स of its establishment it came down a lot. It led to the creation of famines and droughts and deaths. Okay,
टेक्नोलॉजी, न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। ओके, मे बी यूज आप पेस्टिसाइड वगैरह जो है, नए तरीके का पेस्टिसाइड यूज करो, पावरफुल पेस्टिसाइड, हर्बल पेस्टिसाइड। आप नए तरीके के फर्टिलाइजर यूज करो। यू यूज जीरो बजट फार्मिंग, यू यूज नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, यू यूज गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो ये मिक्सचर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज यू कैन यूज। ओके, देन इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो फार्मर्स थे, दे हैड टू फेस हाई रेंट्स, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस एंड इनसिक्योरिटी, कि मुझे कभी भी जमींदार निकाल सकता है। ओके, some princely states in India, they like Travancore and Mysore, they initiated their land reforms by reducing rent and providing security to tenants। लेकिन इसका जो स्कोप था बहुत लिमिटेड था, बहुत ही कम प्रिंसली स्टेट्स ने ये किया था, तो इसका इम्पैक्ट नेशन वाइड नहीं फील किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो था, बेसिकली जो फोकस था, सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर दिया। ओके, जो जमींदारी सिस्टम था, आपने देखा कैसे आर्टिकल 18 टाइटल वगैरह जो था उसको हटा दिया गया, जमींदारी का जो सिस्टम था उसको ही अबॉलिश कर दिया गया। देन दे ट्राइड टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड। उसके बाद 1951 का केस, शंकरी प्रसाद केस, हमने डिस्कस किया। देन उस लैंड रिफॉर्म्स को 5 ईयर प्लान के साथ, जो प्लानिंग कमीशन का 5 ईयर प्लान है उसके साथ इंटीग्रेट किया गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी जमींदार्स और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से लैंड रिफॉर्म किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कंटिन्यू किया गया सोशल जस्टिस को, और टीनेंसी के इश्यूज को, मैंने आपको अभी बताया था टीनेंसीज में क्या क्या इश्यूज थे। तो जो टीनेंट्स थे उनको ओनरशिप राइट टू परचेज, then they were also given rent control agreements। okay, they were given fair use agreements। then third, और उसके बाकी वाला जो प्लान था, it emphasized on the imposition of ceilings on land holdings and consolidation of holdings and cooperative farming। तो सीलिंग की कितना यूज कर सकते हैं आप, कितना ओन कर सकते हो, वो सीलिंग लगाने लगी सरकार। उसके साथ साथ कंसोलिडेशन करने लगी फॉर अग्रेरियन एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। और उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग, जहां पर अगर फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा है तो पीपल वेयर एनकरेज टू पूल देयर लैंड टुगेदर और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके, और वो क्या करना है उनको खुद से आके सब साथ में आएंगे और खुद से जाके दे यूज टू डू फार्मिंग, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है पर कैपिटा वो इंक्रीज हो। ओके, देन वेरियस स्टेट्स जो है उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट्स को लगाया। मैंने अभी आपको बताया दैट बंगाल एंड केरला, these were the only two states which were somewhat successful in land redistribution। उसके पीछे का रीजन क्या है? कमिटेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दे इट केम वेरी अर्ली। ओके, एंड एक्सेस लैंड जो था, it was redistributed to landless and marginal farmers। overnight landless people who practiced begar, who practiced tenancy farming for centuries, their ancestors, they used to practice for centuries, they became landowners। okay, through these land sealing acts। एंड challenges भी काफी सारे थे, मैंने आपको बताया लीगल challenges थे, उसके बाद पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, बिकॉज द जमींदार लॉबी इट स्टार्टेड फंडिंग एंटी कांग्रेस फ्रंट्स। और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स भी थे, रेड टेपिज्म भी था, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो फाइल्स को उसको स्लो बना रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स के फाइल को। और पॉलिटिकल विल में भी इश्यूज थे। नॉट ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स, इट वाज इक्वली, they were equally motivated। I told you only two state government, Bengal and Kerala, who got communist government very early on in the 50s and the 60s। okay, so they were able to initiate the reforms। rest states में इस type के reforms possible नहीं हो पाए। ठीक है, so any questions that you guys have? tomorrow we can do the objectives of land reforms, छोटा सा है, उसके बाद हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, और उसके साथ साथ नए जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स, इन सब पे भी हम नजर डाल देंगे। कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी कैन डू रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग वर्सेस दिस थिंग प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं। एंड देन हमारा GS3 जो है धीरे धीरे करके in the entire December month we will be able to complete।